हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स 13 अक्टूबर एडिशन के बारे में। इसका मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा और ये जो आपकी पीडीएफ होती है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे एक नीचे आपको लिंक मिलेगा, उसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। दूसरी बात, ये स्टार्ट करने से पहले मुझे एक आपको सजेशन देनी है। अगर आपको कोई भी जैसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोर्स करना रहता है या फिर कोई फाइनेंशियल मॉडलिंग, कुछ भी सीवी से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से टेक्निकल एनालिसिस वगैरह वगैरह, तो उसकी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है अपसर्च। इनका क्या है, एक्चुअली हमारी सोसाइटी है एक द इम्पैक्ट प्रोजेक्ट हंसराज चैप्टर मेरे कॉलेज में। तो हमने इनका एक सेशन कराया था और कुणाल शाह फाउंडर है, इनके साथ ही सेशन था। इन्होंने वो ली थी क्लास, 3 दिन तक था, 1 घंटे का फ्री सेशन थे। तो वो हमारे टीम को काफ़ी इंटरेस्ट किया। तो मतलब ये कोई स्पॉन्सर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ये मैं आपको लाइक जेन्युइनली रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो इनका फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड बिजनेस वैल्यूएशन, इनकी इन्होंने 3 घंटे का डेमो लेक्चर टाइप दिया था। तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी बाय करना है, या फिर इनका एक सब्सक्रिप्शन भी है जिसमें आपको 1 साल तक के लिए सारे कोर्स मिल जाते हैं, तो किसी भी चीज़ के ऊपर आप हंसराज 20 करके एक कोड है वो लगा सकते हैं, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक भी दे दूंगा, वेबसाइट का कोड भी दे दूंगा। और ऑब्वियसली मतलब ये कोई वो, मेरा चैनल आपको पता ही इतने लेवल पर नहीं है कि कोई पेड स्पॉन्सरशिप है, ये एक जेन्युइन रिकमेंडेशन है। और ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट। तो ये चीज़ है। बाकी हम आगे चलते हैं, अब इकोनॉमिक टाइम्स पे कवर करते हैं। पहली न्यूज़ आपकी, इन्फ्लेशन एट 5 मंथ हाई, इंडस्ट्रियल आउटपुट श्रिंक्स। यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको बताया था, अभी जब आपका क्वार्टर एंड हुआ है तो बहुत सारे नंबर्स निकलते हैं, बहुत सारे प्रिडिक्शंस निकलते हैं आगे के लिए। तो ऐसे ही उनमें से एक चीज़ निकली है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब सीपीआई का डेटा और आईआईपी का डेटा होता है। आईआईपी मतलब होता है इंडस्ट्रियल लेवल पर, सीपीआई होता है कंज्यूमर परचेज इंडेक्स, यानी कि जो कंज्यूमर को कितने लेवल पे, प्राइस लेवल पे चीज़ें मिल रही हैं, उसके हिसाब से इन्फ्लेशन। तो ऑब्वियसली बात है सीपीआई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मतलब अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी देखें, वैसे भी देखें, नॉलेज के उससे कोई पूछता है तो सीपीआई की बात करते हैं, और बाय डिफॉल्ट भी सीपीआई आप बता सकते हैं। तो सीपीआई की बात करें तो आपका 5 मंथ, पिछले 5 महीनों में सबसे हाई पर पहुंच गया इस महीने के एंड पर। इस महीने का मतलब है सितंबर की बात कर रहे हैं। 7.41% पर इन्फ्लेशन चला गया है। ये पिछले 5 महीनों का चार्ट यहाँ पर गिवन है, अप्रैल से लेकर। अब अप्रैल का आपको 7.79 दिख रहा होगा, जो कि ज़्यादा है 7.74 से, 7.41 से। हाँ वो ज़्यादा है, बट वो 5 मंथ्स में इंक्लूडेड भी नहीं है। 5 मंथ्स में मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सारे 4 महीने, और सितंबर ये इंक्लूडेड है। तो इन 5 महीनों में सबसे ज़्यादा सितंबर में रहा है 7.41%। और उसके साथ ही एक और चीज़ हुई है जिसके अंदर इंडस्ट्रियल आउटपुट श्रिंक हो गया है। आईआईपी एक इंडस्ट्रियल आउटपुट का इंडेक्स है, इंडस्ट्रियल इन्फ्लेशन का इंडेक्स नहीं है। इंडस्ट्रियल इन्फ्लेशन का इंडेक्स आप डब्ल्यूपीआई बोल सकते हैं। डब्ल्यूपीआई होलसेलर लेवल पर होता है, होलसेलर्स परचेजर इंडेक्स। तो वो कोई कमेंट करके जरूर बताना कि सितंबर का डब्ल्यूपीआई कितना चल रहा है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ किसकी बात कर रहा हूँ, डब्ल्यूपीआई। तो ये कमेंट करके बताना सितंबर का कितना चल रहा है। इंडस्ट्रियल लेवल का जितना आउटपुट निकलता है उसका ये मेजर होता है आईआईपी। तो ये बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, -0.8% अगस्त के अंदर चला गया है, और नेगेटिव ही गया है आपके सितंबर के अंदर। तो ये एक बहुत ही बड़ी मतलब एक तरीके से वर्स्ट कंडीशन के अंदर इकोनॉमी जा रही है इसमें, कि हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और हमारा आउटपुट भी कम हो रहा है। होता क्या है कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको ऐसे मेजर्स लेने होते हैं जिससे आउटपुट कम हो जाए, क्योंकि आउटपुट कम होगा मतलब सेल कम होगी, सेल कम होगी मतलब मनी का इनफ्लो कम होगा, मतलब मनी का आपका रेगुलेशन पूरा कम हो जाएगा, तो पूरी इकोनॉमी के अंदर मनी कम रहेगा। मनी कम रहेगा इसका मतलब होता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि मनी बेसिकली प्राइस लेवल है। अगर आप समझें कि आप इमेजिन करें, बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे चीज़ों को खरीद बेच रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लेवल पर ट्रांजैक्शन हो रही है इकोनॉमी के अंदर, तो मनी का फ्लो जो है बढ़ रखा है इकोनॉमी के अंदर। इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, यानी कि डिमांड बढ़ रही है गुड्स की। तो क्योंकि उसका डिमांड बढ़ रही है गुड्स की, तो लोग क्या करेंगे, हायर प्राइस पर सेल कर देंगे। तो इस तरीके से होता है। बट अगर आउटपुट ही कम हो रखा है, आउटपुट कम हो रखा है मतलब कि ऑलरेडी आपका इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, ऐसी कंडीशन है, क्योंकि आउटपुट कम है मतलब डिमांड भी कम है और सेल भी कम हो रही है। सेल कम हो रही है मतलब ऑलरेडी मनी सप्लाई कम हो रखा है। मनी सप्लाई कम होते हुए भी इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है, तो ये काफ़ी वर्स्ट सिचुएशन या वर्स्ट मैट्रिक्स आप इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पर भी ये है, कंज्यूमर इन्फ्लेशन स्पाइक्ड मोर देन एक्सपेक्टेड टू अ 5 मंथ हाई इन सितंबर, while इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली सैंक टू अ कंट्रैक्शन इन अगस्त। ये मैंने आपको बताया, अगस्त की फिगर -0.8%, प्रेजेंटिंग अ कंफ्लिक्टिंग पॉलिसी चेंज टू अथॉरिटीज टू स्टैम्प डाउन इन्फ्लेशन अमिड हाइटेंड ग्रोथ कंसर्न। तो यही होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जनरली गवर्नमेंट क्या करती थी कि वो अपना रेपो रेट बढ़ा देती है। रेपो रेट बढ़ाने से क्या होता है कि जो आपके सेंट्रल बैंक, जो आरबीआई है, वो लोन देता है आगे कमर्शियल बैंक को,
तो वो महंगा लोन हो जाता है, तो उसलिए कम कमर्शियल बैंक्स उस लोन को ले पाते हैं। महंगा कैसे होता है, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली बात है लोन महंगा हो जाता है। तो कमर्शियल बैंक कम लोन लेते हैं और आगे चल के वो कंज्यूमर्स को पर्सनल लोन, होम लोन या कार लोन, व्हीकल लोन वगैरह वगैरह कम देते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल परचेज कम हो जाती है। बट यहाँ पर इंडस्ट्रियल आउटपुट कम होने की वजह से ओवरऑल परचेज वैसे ही कम चल रही है, तो ये वाले स्टेप्स अब गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सटेंड तक नहीं ले सकती है। द सेकेंड consecutive month of consumer inflation acceleration to 7.41% in September may force the RBI into another rate hike in December review। तो ये जो मैंने आपको रेट बताया जिसपे आपका आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, वो होता है एक रेपो रेट। रेपो रेट बनाने के लिए एक पूरी कमेटी है आरबीआई की, उनका और भी काम होता है, बट रेपो रेट बनाना उनका मेन काम होता है, जिसका नाम है एमपीसी, दैट इज मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनिटरी पॉलिसी मतलब ऐसी पॉलिसी जो आरबीआई के हाथ में है, सेंट्रल बैंक के हाथ में है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग साल में कम से कम 4 बार होती है और इसका मेन पर्पस रेपो रेट डिफाइन करना ही होता है। तो इसकी जो अब दिसंबर में मीटिंग होने वाली है, जनरली क्योंकि साल में 4 बार होती है तो वो क्वार्टर के एंड पर ही होती है, तो इस तरीके से ये होता है। अब जो दिसंबर के अंदर रिव्यू ये करेंगे उसके अंदर ये सब माना जा रहा है कि एक और रेट हाइक देखने को मिल सकता है। इन 4 मीटिंग के अलावा मीटिंग हो सकती है अगर कोई बहुत ही इमीडिएट स्टेप की ज़रूरत है या कुछ ऐसा डिमोनेटाइजेशन टाइप हो चुका है, तो फिर इनकी मीटिंग और भी बीच में हो सकती है। अब हम आगे चलते हैं। डीओटी इंटेंड्स टू रेगुलेट ओटीटी कम्युनिकेशन प्लेयर्स ओनली। तो यहाँ पर क्या है, डीओटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक अभी अपना क्लैरिफिकेशन दिया है, जो अपनी नेक्स्ट अपनी रेगुलेशन की पॉलिसी अभी बना रहे हैं, उसके अंदर वो किस किस को रेगुलेट करने वाले हैं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा केओस था, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस थी, तो उनको क्लियर करते हुए उन्होंने बताया है कि हम जो भी बना रहे हैं, जो भी रेगुलेशंस बना रहे हैं, वो किसके लिए है, ये चीज़ है इस न्यूज़ के अंदर। तो वो बोला है ओटीटी कम्युनिकेशन प्लेयर्स। थोड़ा अगर मैं ओटीटी के बारे में बोलूँ तो ओटीटी आपका सभी को पता है ओवर द टॉप होता है, बट इसके आगे क्या, ओवर द टॉप का मतलब क्या होता है? ओवर द टॉप का बेसिक मीनिंग होता है कि जैसे आपके ट्रेडिशनल सर्विसेज प्रोवाइडर जो होते हैं उनको एस्केप करके किसी भी आईपी के थ्रू, आईपी मतलब होता है आपका इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल मतलब एक इंफॉर्मेशन सप्लाई करने का तरीका। तो उसके अंदर एक सबसे बड़ा तरीका आपको पता ही है आज की डेट में इंटरनेट है। तो इंटरनेट बट अकेला आईपी का तरीका नहीं है, ये आप थोड़ा अगर डिटेल में समझते हैं तो आईपी के तरीके बहुत सारे और भी हैं, जिसके अंदर एक आपका आता है इंटरनेट 2। बहुत इंटरेस्टिंग है ये कॉन्सेप्ट इंटरनेट 2। इंटरनेट की तरह ही पूरी सर्विस है और वो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका बेस्ड है। तो इंटरनेट 2 बहुत ही अच्छी सर्विस है, i2 कई बार बोला जाता है, तो ये आप जरूर एक्सप्लोर करें, आईपी नेटवर्क्स के अंदर ही है चीज़। तो ये चीज़ है इसके अंदर। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो ट्रेडिशनल मोड्स को एस्केप करके आईपी सर्विसेज के थ्रू अपना कंटेंट या जो भी है चीज़ प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिकेशन का सर्विस या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब ओटीटी आपका जो कम्युनिकेशन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, इसके अंदर ऑब्वियसली बात है, हमें पता है कि व्हाट्सएप, सिग्नल, गूगल मीट, फेस टाइम, टेलीग्राम, ये सब आते हैं, इनको ये सब रेगुलेट करेंगे। और मेन इंपॉर्टेंट बात है कि किसको रेगुलेट नहीं करेंगे, ये भी उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है, अमंग अदर्स एंड नॉट द वंस दैट ऑफर कंटेंट एंड ई कॉमर्स सर्विसेज अंडर द प्रपोज्ड टेलीकॉम बिल। तो टेलीकॉम बिल जो बना रहे हैं उसके अंदर जो कंटेंट वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसा स्पेकुलेट किया जा रहा था, उनको ये रेगुलेट नहीं करेंगे। कंटेंट बनाने वाले वगैरह मतलब जैसे प्राइम वीडियो है, नेटफ्लिक्स है, इस सबको ये कोई रेगुलेट नहीं करेंगे इंडिया के अंदर। अब इन्होंने स्टेक होल्डर से कमेंट्स मांगे हैं, अक्टूबर 20 तक ये देने वाले हैं। एनी काइंड ऑफ टू वे कम्युनिकेशन, हाँ ये है, इन्होंने क्लॉज डाल दिया है कि ये जो कम्युनिकेशन है इनकी डिफाइन ये खुद करते हैं, क्योंकि इन्होंने जैसे इसके अंदर गूगल मीट को भी ले लिया है। बट अगर आप गूगल मीट पे देखें तो मतलब बहुत ज़्यादा ये कि मीटिंग प्लेटफॉर्म टाइप है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन से रिलेटेड हाँ है भी बट नहीं भी है, क्योंकि व्हाट्सएप और गूगल मीट में काफ़ी फ़र्क हो जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने कम्युनिकेशन को खुद से डिफाइन किया है कि टू वे कम्युनिकेशन जिस भी तरीके से हो सकता है दो ऐप और यूजर्स के बीच में इन्वॉल्व होकर, तो वो हम इस सर्विस, टेलीकॉम सर्विस के अंदर, कम्युनिकेशन सर्विसेज के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो आगे चलते हैं। आरबीआई यूजेस बाय सेल स्वैप्स फॉर रुपी लिक्विडिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, मैं आपको कुछ दूंगा भी रिसोर्सेज के लिए और बढ़ाऊंगा भी बीच में। पहले हम स्टार्ट करते हैं एक बार क्या हुआ है बैकग्राउंड में। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि रुपी आपका जो है डॉलर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है। 82 मैंने आपको थोड़े दिनों पहले दिखाया था, वो भी अब क्रॉस कर चुका है। तो क्या है, आरबीआई की तरफ से भी एक स्टेप आ रहे हैं, आरबीआई बाय सेल स्वैप कर रहा है। ये मैं आपको पहले पूरा बताता हूँ, फिर हम इसके ऊपर आरबीआई न्यूज़ के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाय सेल स्वैप कैसे वर्क करता है। इसमें क्या होता है, जैसे अब जब रुपी की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब क्या है कि रुपी बहुत ज़्यादा पड़ा है मार्केट के अंदर। तो अगर आप बहुत बेसिक सेंस में देखें, अगर रुपी को कोई एक्सट्रैक्ट कर लेता है और डॉलर की सप्लाई को बढ़ा देता है,
जिस भी चीज़ की सप्लाई बढ़ेगी उसका प्राइस कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी सप्लाई बढ़ी है तो हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा बिक जाए, ज़्यादा बेचने के लिए हम प्राइस कम कर देंगे। तो प्राइस कम कर देंगे अगर हम डॉलर की सप्लाई बढ़ा देंगे, रुपये की सप्लाई कम कर देंगे, दोनों तरफ से ये मेजर होगा, तब हम थोड़ा इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और यही एग्जैक्ट चीज़ होती है बाय सेल स्वैप के द्वारा। बाय सेल स्वैप के द्वारा क्या होता है कि अभी जो आपका आरबीआई बैंक्स के साथ एक अग्रीमेंट में एंटर करता है, इसमें एंटर करता है, अग्रीमेंट में एंटर करता है कि आज मैं आपको डॉलर्स बेच रहा हूं, आप मुझे आईएनआर दे दो। आईएनआर अगर बैंक्स आरबीआई को दे देंगे तो फिर क्या होगा कि वो इकोनॉमी के अंदर पैसा नहीं जा पाएगा, आरबीआई अपने पास रख लेगा, वो ना आगे लोन दे पाएगा, ना आगे उससे कोई ट्रांजैक्शन होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो उस तरीके से पैसा ब्लॉक हो जाएगा और आईएनआर की सप्लाई कम हो जाएगी। और अगर आरबीआई डॉलर्स को सप्लाई कर देगा मार्केट के अंदर, तो चाहे वो उनको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए बैंक्स यूज करें या फिर यहीं पर लोन दें, कुछ भी करें, तो वो आपका एक तरीके से इकोनॉमी में फ्लोट हो जाएगा पैसा, तो उनकी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो दोनों चीजें एक साथ हो जाएंगी। अब ये तो बेसिकली बाय करने का अग्रीमेंट हो गया कि हम आपसे आईएनआर खरीद रहे हैं, डॉलर दे रहे हैं। फिर बाय सेल स्वैप क्या हुआ? बाय सेल स्वैप के अंदर एक और इसके अंदर क्लॉज होता है कि हम एट अ लेटर डेट, यानी 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आपसे यही आज के ही प्राइस के ऊपर, जैसा जिस प्राइस पर हमने आपको बेचा है, आईएनआर आपसे खरीदा है, उसी प्राइस के ऊपर आपसे 5 साल बाद मान लेते हैं हम आपसे ये वापस खरीद लेंगे, जितने अमाउंट का भी अग्रीमेंट है, जैसे भी है। तो ये चीज होती है। दो चीजें इसके अंदर होती हैं कि किस प्राइस पर, आज के प्राइस पर भी हो सकता है, कभी बाद के प्राइस पर भी हो सकता है, या एक हमने फिक्स करके प्राइस भी बता सकते हैं। तो ये सब चीजें बैंक टू बैंक या अग्रीमेंट टू अग्रीमेंट डिपेंड करती है। और दूसरी चीज होती है इसके अंदर कि हम कितने टाइम के बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद करने वाले हैं। ऑब्वियसली बात है, इसमें बहुत सारी वो कैलकुलेशंस होती हैं, आपका वो भी देखा जाता है कि इन्फ्लेशन कितना रहेगा और आपका जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या चल रही है, वगैरह वगैरह। और बहुत ज़्यादा स्टेबल करेंसीज के अंदर ये चीज़ की जाती है, तो ये चीज़ भी होती है। अब इसी तरीके से उल्टा भी होता है, इसका सेल बाय स्वैप भी होता है। सेल बाय स्वैप के अंदर आप समझ ही गए होंगे कि हम बेच अभी देंगे और हम बाय करने का अग्रीमेंट बाद में रखेंगे। तो इस तरीके से आपका ये होता है। ये दोनों ही आपको फॉरेक्स टूल के कैटेगरी के अंदर मिल जाएगा। ये एक द हिंदू बिजनेस लाइन का एक आर्टिकल है, पूरा बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, बहुत ही अच्छा। ये मैं आपको नीचे दे दूंगा लिंक इसका, तो ये आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं एक बार फिर से। अब यहाँ पर यही हो रहा है, मैंने आपको पूरा बता ही दिया है। रुपी जो है इसी की वजह से इट सक्स आउट रुपीज फ्रॉम सिस्टम, ये रुपी सिस्टम को सिस्टम से निकाल देगा। और वाइल द आरबीआई डिड एक्सटेंड डॉलर सेलिंग, इट वाज सीन स्टेबलाइजिंग द इम्पैक्ट वाया बाय सेल स्वैप। तो यहाँ पर पहले आरबीआई काफी टाइम से सिर्फ सेल करता था, अब बाय सेल स्वैप कर रहा है, ताकि फ्यूचर के अंदर रुपी का भी लिक्विडिटी मेंटेन रहे। तो ये चीज़ है। अब ग्लोबल एजेंसीज हैव फोरकास्टेड, ये अगर आपको कोई अच्छी न्यूज़ पढ़नी सुबह से नहीं मिली है तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि ग्लोबल एजेंसीज ने फोरकास्ट किया है कि इंडिया विल लाइकली बी द फास्टेस्ट एक्सपैंडिंग मेजर इकोनॉमी थ्रू द नेक्स्ट ईयर। यानी मतलब मेजर इकोनॉमीज में से इंडिया आपकी एक इकोनॉमी बनेगा जो फास्टेस्ट एक्सपैंडिंग होगा, अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें। नेक्स्ट ईयर का मतलब है कि इस फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात कर रहे हैं, जब ये नेक्स्ट ईयर के नंबर्स आते हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है वैसे अपने आप में। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ईटी मार्केट वाले सेक्शन की। एक डिमांड आई थी एक पर्सन के द्वारा, और ये मैं पहले कवर करता ही था डिटेल में, तो हम कवर करते हैं फिर से। वोलेटिलिटी नो वरी, 150 आउट ऑफ निफ्टी 500 स्टॉक्स ट्रेडिंग इन बुलिश फॉर्मेशन। तो यहाँ पर बहुत बेसिक न्यूज़ है, मैं आपको निफ्टी का चार्ट भी दिखाऊंगा आगे। इसमें क्या हो रहा है कि आपका पूरे मार्केट की एक तरीके से सेंटिमेंट बताने की कोशिश की है। वोलेटिलिटी नो वरी मतलब आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी और सेंसेक्स काफी टाइम से वॉबली चल रहे हैं, मतलब मार्केट में नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं, जैसा ऊपर लिखा है। बट कुछ अगर हम निफ्टी सेंसेक्स की बात करें, कुछ स्टॉक्स की बात करें जो निफ्टी 500 जैसे इंडेक्सेस, बड़े इंडेक्सेस के अंदर आते हैं, निफ्टी 500 के अंदर 500 कंपनीज आती हैं टॉप की इंडिया के अंदर, और सिर्फ निफ्टी जब हम बोलते हैं तो उसके अंदर सिर्फ 50 कंपनीज आती हैं टॉप की। तो अगर हम ऐसे 50 और 30 जैसे सेंसेक्स के अंदर आती हैं, तो उनको छोड़ दें, उनके बाद वालों की बात करें तो काफ़ी कंपनीज रेजिलियंस पॉजिटिव वो शो कर रही है। और अगर हम इसमें से बात करें निफ्टी 500 में से, तो उसमें से 150 कंपनीज पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है। तो मतलब बेसिकली बोला जा रहा है कि अभी वोलेटिलिटी चल रही है मार्केट के अंदर, नेगेटिविटी चल रही है, बट वो ठीक हो जाएगी क्योंकि अब फेस्टिवल का सीजन आने वाला है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, अगर आप 2-3 इंडिकेटर्स को यूज करके देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि मार्केट काफी अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है एक्चुअली, और ये एक्सपेक्टेड ही था जितना परफॉर्म कर रहा है। तो इन्होंने 20, 50 एंड 200 डीएमएस की बात की है। अब ये डीएमएस होता है आपका डे मूविंग एवरेज। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। ये एक वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू, इसके अंदर आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, बहुत फ्री में अकाउंट है, और पूरे टेक्निकल चार्ट्स इसके अंदर होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा कलर ठीक कर देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या है। ये निफ्टी का चार्ट है,
और मैंने इसके अंदर आपके ये एक इंडिकेटर लगा रखा है, एम ए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अगर आई होप मेरा कर्सर विजिबल होगा आपको। तो ये आपका 20 क्लोज, 50 क्लोज, 200 क्लोज एंड 10 क्लोज लिखा है। 10 क्लोज को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। बाकी ये जो ऊपर लिखे हैं ये आपके हैं, ये 20 क्लोज पहले स्टार्ट करते हैं 20 क्लोज से। 20 क्लोज का मतलब हुआ कि पिछले 20 दिन की क्लोजिंग वैल्यू लेता है, पिछले 20 दिन की क्लोजिंग वैल्यू लेता है, और आज के दिन मतलब आज के दिन से पहले 20 दिन का लिया, और आज के दिन उन 20 एवरेजेस का 20 वैल्यूज का एवरेज निकाल देता है। एवरेज कैसे निकालेगा? सम करेगा, डिवाइड बाय 20 करेगा, तो आज के दिन एक वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही पिछले दिन की भी आएगी। पिछले दिन क्या करेगा? पिछले दिन वाले से पहले वाले 20 दिन लेगा, तो एक दिन और एक्स्ट्रा ले लेगा और एक दिन पहले वाला कम लेगा। तो इस तरीके से करते करते हर दिन की एक एवरेज निकलती है, 20 डे एवरेज। और ऐसे ही 50 दिन की भी निकलती है, 200 दिन की भी निकलती है, और आप चाहें तो कितने का भी निकाल सकते हैं। 10 दिन का भी इस इंडिकेटर के अंदर दिया हुआ है। तो इससे होता क्या है, जैसे अगर आप ये जो ब्लू वाला चार्ट है ये एक्चुअली निफ्टी का चार्ट है, और ये लाइव चार्ट है, अभी भी चल भी रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, निफ्टी आपका जैसे बहुत ज्यादा फॉल कर गया 22 सितंबर के आसपास, 22-23 सितंबर के आसपास एक काफी बड़ा डिक्लाइन आया आपके 6-7 दिन तक। तो अब जो आप सबसे बड़ा एक कर्व देख रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज का है, तो इनके ऊपर एकदम से फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये पिछले 200 दिन को इनकॉर्पोरेट करके चल रहा है, तो धीरे धीरे करके ये नीचे आने लगा। तो बेसिकली क्या होता है कि ये मार्केट में थोड़ा वोलेटिलिटी जो आपकी डे वाइज चलती रहती है उसको हटाकर एक एक्चुअल सिचुएशन बताता है कि मार्केट में कितना लेवल एक्चुअली में भाई चल रहा है। तो ये चीज़ हुई, और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि 6 अक्टूबर के आसपास, 5 अक्टूबर के आसपास ही ये मार्केट नॉर्मल हो गया है, वापस 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ गए, या कह लो कि 200 डे मूविंग एवरेज वाली लाइन मार्केट के काफ़ी पास आ चुकी है। तो ये जो भी है, बट इस तरीके से आपका ये मार्केट पूरा ये वाला वर्क करता है, और इस तरीके से इन्होंने बोला है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा जल्दी कवर करते हैं। सेबी इशूज गाइडलाइंस फॉर इंटर ऑपरेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। हुआ क्या है, अब एक सेबी ने एक गाइडलाइन इशू करी है एक टेस्ट करने के लिए, इंटर ऑपरेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। मतलब क्या है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट निकलेगा, जैसे आपके शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, इंश्योरेंस होती है, पेंशन होती है, सब आपके इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के तरीके होते हैं। तो उनमें एक ऐसा तरीका निकलेगा, एक सैंडबॉक्स बोला इन्होंने इस वर्ड को, जो कि आपके सभी प्रोडक्ट्स का हाइब्रिड होगा। यानी कि उसके अंदर आप एक सैंडबॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आप उस सैंडबॉक्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के इन्वेस्टमेंट होंगे। जैसे आपके कैपिटल मार्केट के अंदर शेयर्स वगैरह हो सकते हैं, डिपॉजिट हो सकते हैं, इंश्योरेंस, पेंशन, सब हो सकते हैं। अब इसमें मेन बात क्या आती है, इसमें मेन बात आती है कि ये सब जो चीज़ें होती हैं ये अलग अलग रेगुलेटरीज जो है रेगुलेट करती हैं। जैसे आपके डिपॉजिट की बात करेंगे तो इंडियन बैंक एसोसिएशन है, या अलग अलग बैंक्स हैं, वो इसको रेगुलेट करेंगे, या आरबीआई करेगा। कैपिटल मार्केट्स को सेबी करेगा, इंश्योरेंस को आईआरडीएआई करेगा, पेंशन को पीएफआरडीआई शायद कुछ ऐसा करके है, पीएफ फंड वाला जो है, तो उनको वो करेगा। तो बेसिकली होता क्या है कि अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज बनी हुई है, और इनके बीच में सिनर्जी करना आप सभी को पता है गवर्नमेंट का काम बहुत ही मुश्किल है। तो उसमें क्या होता है कि अब ये गवर्नमेंट ने ट्राई किया है, सेबी ने ही ट्राई किया है, और अब ऐसा जो प्रोडक्ट इन्होंने निकाला है ये अब ट्राई करेंगे। अगर ऐसा पॉसिबल हो पाता है तो फाइनेंशियल जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे पेटीएम वगैरह है, और बाकी सर्विस जो इन्वेस्टमेंट के अंदर ही मेनली काम करते हैं, जैसे जीरोधा वगैरह, तो वो सब ऐसे सर्विस आगे जाके प्रोवाइड कर सकते हैं। एक इन्होंने एक मतलब एक अथॉरिटी भी सेटअप करी है, इंटर रेगुलेटरी टेक्निकल ग्रुप ऑन फिनटेक। तो ये इसीलिए करी है ताकि इंटर रेगुलेटरी मतलब दूसरी अथॉरिटीज के बीच में रेगुलेशन का ये हो सके, मतलब स्ट्रीमलाइन कर सके पूरे प्रोसेस को। IHH हेल्थकेयर एक्सपेक्टेड टू हैव रीच्ड आउट टू सेबी। IHH हेल्थकेयर आपकी समझ ही रहे हैं कि हेल्थकेयर रिलेटेड कंपनी है। इनका अगर मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दूं तो 2018 के अंदर, मतलब इन्होंने पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखी है फोर्टिस हेल्थ केयर के अंदर, और इनका 31% के आसपास स्टेक चल रहा है। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, मैंने मार्क किया है अभी 31% के साथ ये लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है। 2018 के अंदर दिसंबर के अंदर इनका एक वर्डिक्ट आया था, जिसमें ये चाहते थे, इन्होंने एक ओपन ऑफर निकाल दिया था, जिसके अंदर ये चाहते थे 4000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करे, 170 रुपीज़ पर शेयर। तो ये आपका निकल के आता है कि ऑलमोस्ट 26% स्टेक ये एक्वायर करना चाहते थे इसके अंदर। अब तब से ही सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक स्टॉलिंग ऑर्डर डाल दिया है। स्टॉलिंग ऑर्डर मतलब हाँ बताते हैं, बेसिकली इस सेंस के अंदर कि हाँ बताते हैं, अभी अप्रूव नहीं हुआ है। तो उस तरीके से हुआ है, और लास्ट ईयर इनका हियरिंग जो है कंप्लीट हुआ जाकर 2 साल के अंदर, या 3 साल के अंदर एक्चुअली। तो अब जाके उसकी रिपोर्ट आ रही है, डिसीजन आ रहा है, और उसके अंदर अब आ गया है कि मतलब पहले तो हुआ था कि 23 सितंबर को एक इनके रघुवंशी शायद अर्जुन रघुवंशी ऐसे करके कुछ है, वो इनके पता नहीं मुझे पोजीशन नहीं याद है उनके, बट इस कंपनी के शायद मेंबर है। उन्होंने कहा, लॉयर्स इनके बता रहे हैं कि अब 1-2 महीने के अंदर आ जाएगा,
ऐसी अगस्त के अंदर भी एक न्यूज़ आई थी, फिर सितंबर के अंदर आई, और अब जाके आ ही गया है। और अब इन्होंने बोला है, अ रूलिंग लास्ट मंथ बाय सुप्रीम कोर्ट बेंच headed by Chief Justice UU Lalit effectively implies that all status quo orders on the Malaysian company's deal for the Indian hospital chain have been vacated, they claimed। यानी कि जो भी सारे ऑर्डर्स हमने 2018 से लगा रखे हैं, कैसे ऑर्डर्स, स्टेटस क्वो मतलब जैसा है वैसा ही रहने दें, अभी कुछ चेंज नहीं होगा। तो इसका बेसिकली मीनिंग ये होता है कि कोई भी ओनरशिप में चेंजेस नहीं हो सकते और बेसिकली ये डील नहीं हो सकती है। तो अब इन्होंने ये कहा है कि हमने ये पूरे हटा दिया है और अब इन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है कि हाँ ये हटाए या नहीं हटाए और हम एक्चुअली में ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अब ये जो है डील मेरे पर्सनल ख्याल से हो जाएगी पूरी डील। IHH हेल्थ केयर जो मलेशियन एंटिटी है, ये इंडिया की फोर्टिस हेल्थ केयर, अच्छा IHH हेल्थ केयर पूरे एशिया के अंदर इन्हीं एक्विजिशन वगैरह करके और इनकी खुद की ब्रांचेस के थ्रू ये एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट हेल्थ केयर ग्रुप में आते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं, एक दो न्यूज़ शायद बची हुई है। हाँ, टॉप टियर IT कंपनीज Q2 रिजल्ट्स हिंट एट स्टेबल मार्जिन सस्टेन्ड ऑर्डर्स। तो मैंने आपको बताया था आपका मंडे को रिजल्ट आया ही था TCS का, और वेडनेसडे को रिजल्ट आ गया है HCL टेक्नोलॉजीज एंड विप्रो का। अब एक ही कंपनी IT सेक्टर के अंदर बची है जो मतलब मेजर कंपनीज में से, दैट इज इन्फोसिस। तो उसका भी रिजल्ट बताया जा रहा है इसके अंदर कि पॉजिटिव ही रहेगा, इन तीनों का पॉजिटिव ही रहा, और इससे पता चलता है कि स्टेबल मार्जिन यानी कि जितना इनको प्रॉफिटेबिलिटी का रहता है वो सही चल रहा है, और ऑर्डर बुक भी इनकी सही चल रही है। ऑर्डर बुक में बेसिकली होता है कि नेक्स्ट पूरे एक साल के लिए कितने ऑर्डर्स हैं इनके पास, और मतलब पिछले एक साल में या एक क्वार्टर की रिपोर्ट है तो पिछले एक क्वार्टर के अंदर कितने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं। तो वो सब चीज़ें भी सस्टेन चल रही हैं। ये इसके ऊपर आगे बात नहीं करते हैं, बहुत बेसिक न्यूज़ है, आगे चलते हैं। इंडिया ऑन फर्म ग्राउंड बट सिवियर कंडीशंस में हिट आउटलुक। ये भी बहुत ही वेग न्यूज़ है। इसके अंदर बोला गया है फाइनेंशियल ईयर 2023 इस साल की पूरी ग्रोथ 7.3% पर पैग इन्होंने करी है, और कैसे कैसे हो सकता है, किस किस रीज़न की वजह से। S&P की एक रिपोर्ट आई है, S&P है स्टैंडर्ड एंड पुअर, इनका इंडेक्स है S&P 500 वगैरह वगैरह। तो और बाहर मतलब अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक भी शायद है, ये रेटिंग्स एजेंसी तो है ही। तो उनकी एक पूरी रिपोर्ट आई है, उसका यहाँ पे एनालिसिस है, बहुत बेसिक न्यूज़ है, चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ऐसी मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जो कवर मैं कर लेता हूँ जनरली, उसके अलावा बहुत बेसिक न्यूज़ बच जाती है। स्विस वॉच इम्पोर्ट्स टिक अप 34% इन जनवरी टू अगस्त। ये पिछले मतलब 6 महीने इस H1 बोलते हैं इसको, H1 बोल सकते हैं, मतलब इसको हाफ ईयर वन ऑफ दिस फिजिकल ईयर नहीं बोलना चाहिए, कैलेंडर ईयर बोलना चाहिए। हाफ ईयर वन ऑफ कैलेंडर ईयर जनवरी टू अगस्त की बात करेंगे तो स्विस वॉच के इंपोर्ट्स 34% बढ़ गए हैं। तो ये बहुत बेसिक न्यूज़ आपको समझ में आ रही है पढ़ने से। ये जैसे एक और है इसके अंदर बेसिक, समर स्टाइपेंड्स एट IIM कोझिकोड जम्प्स 25%। तो मतलब समर इंटर्नशिप की जो स्टाइपेंड मिलता है वो इतना उससे बढ़ गया है। तो ये बहुत बेसिक न्यूज़ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से आगे भी है, तो अगर आपको कोई भी डाउट रहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं किसी भी न्यूज़ से रिलेटेड। और ये जो है एक दो मैंने शायद इसमें आर्टिकल मेंशन किए थे, वो मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। अगेन मैं आपको बहुत ही अच्छी एक वेबसाइट के बारे में बताता हूँ। ये आपके upsurge.club करके वेबसाइट है, मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा। कोई भी आपको खरीदना है इसके अंदर कोर्स तो इसके ऊपर आपको 20% ऑफ मिल सकता है, और काफ़ी मतलब एक अच्छी वेबसाइट है। मैंने वापस रिपीट किया ताकि अगर आपको कुछ मतलब क्लियर करना है तो आप कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर। तो दैट इज़ इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।